चलो स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट काम पे नहीं होते, मतलब छुट्टी पे होते हैं, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। इनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट ना होने से यह काम करते हैं उनकी जगह पर। और ये कहाँ से इलेक्ट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज से। चलो आगे देखते हैं पूरा क्रम में। ये 2023 सीजीएल मेंस में आया था। फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक। फिर कौन? सेकंड में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से लेके 67 तक। थर्ड कौन? वीवी गिरी, 1967 से 1969 तक। फोर्थ में कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। और फिफ्थ में कौन? आर.डी. शर्मा। ठीक है, चलो वैसे ही थोड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेकर 1962 तक। यहाँ से एक और चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनसे पहले कौन थे टेम्पोरारी में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा याद आया कुछ कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कब तक थे? 1950 से 1962 तक। ये 2 बार प्रेसिडेंट बने थे और सिर्फ यही है जो 2 बार बन चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से लेकर 1967 तक। फिर कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक चीज़ गौर किया, मतलब ये लोग वाइस प्रेसिडेंट भी थे, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, कुछ ना कुछ तो आ रहे हैं ना। मतलब ये लोग पहले ये रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनके बाद प्रेसिडेंट भी बने हैं टाइम टू टाइम। चलो आगे देखते हैं। वीवी गिरी 1969 से 1974 तक। फ़कीरुद्दीन अली अहमद, कुछ याद आया? 1978, 1976, जितना कुछ भी हुआ था कांड, 42nd अमेंडमेंट, इमरजेंसी लगना, सब कुछ इन्हीं के टाइम हुआ था। डॉक्टर फ़कीरुद्दीन अली अहमद के टाइम, इंदिरा गांधी जी का भी 1974 से लेकर 1977 तक। नेशनल इमरजेंसी भी इन्होंने ही लगाई थी 1975 में, इंदिरा गांधी के कहने पर। आगे बढ़ते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड क्यों कहा गया? क्योंकि जमीन इतना ज़्यादा खराब है, इसीलिए इसे बैडलैंड बोला गया। कहाँ पे मिलता है? चंबल के पास। चंबल रेभिन्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पानी और हवा के चलते इतना ज़्यादा इरोजन हो गया है ना, पूरा सॉइल पूरा खराब हो गया है, टोटल फर्टाइल नहीं होती। इसी के वजह से इधर गुलिच और रेभिन्स बनता है और इसे बिहाद भी बोला जाता है, खास करके चंबल के रीजन में। ये जो बैडलैंड का जो सोर्स है, जो एरिया जो है, वो कहाँ पे है? विंध्य रेंजेस से ये निकलती है, साउथ ऑफ एम्हाओ इन मध्य प्रदेश। ये उतना दूर तक ये पूरा फैली है, पूरा नॉर्थ की तरफ बहता है फ्लो, एमपी और फिर एमपी राजस्थान का बॉर्डर, और फिर यूपी में यमुना से मिलता है। सॉरी भाई, ये आप लोग थोड़ा देख लेना, मैं तो खुद थोड़ा सा समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन ये नोट्स मेरा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वृद्धगंगा या गोदावरी, गोदावरी को वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है।
महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ये कहाँ, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाती है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है। डिकान प्लाटियू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। देखिए इसका जो बेसिन है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया का। चलो आगे देखते हैं। टेंग्सपो, ब्रह्मपुत्र नदी, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। जब ये तिब्बत से निकलती है, इसका नाम क्या होता है? टेंग्सपो। और फिर ये इंडिया में कहाँ घुसती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सदिया में एंटर होती है और इसका नाम होता है सियांग और दिहांग। इसे सियांग दिहांग जो भी बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की सदिया में आती है। और ये जब प्लेन्स में उतरती है, और प्लेन्स में कहाँ उतरती है? आसाम में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। समझे? आगे देखते हैं। यह अपने ब्रॉडर चैनल और रिवर इजलैंड, मौजूली द्वीप, ये आ चुका है ऑलरेडी मेंस एग्जाम में, सीजीएल मेंस में। मौजूली द्वीप उसके लिए फेमस है। और जब यह बांग्लादेश में एंटर करते हैं, इसे यमुना बोलते हैं। हमारे इंडिया में जैसे यमुना गंगा की एक सहायक नदी है, वैसे ही ये जो यमुना है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आगे जाके गंगा मतलब पद्मा से मिलती है। कुछ याद नहीं आया तो मैं बताता हूँ, और याद आया तो बहुत बढ़िया। जब ये कोलकाता में आती है हमारी गंगा नदी, तब क्या होता है? दो भाग में बढ़ता है। एक जो हमारा गंगा नदी है ना, वो हुगली नदी के नाम पे आगे बढ़ती है और आगे जाते बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और जो दूसरा वाला पार्ट जो है, वो बांग्लादेश में जाती है और उसे बोलते हैं पद्मा। समझे? मेघना नदी, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। लूनी नदी, सॉल्ट रिवर। चलो देखेंगे आगे। देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर, दिखाता हूँ। आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ पे है? कैलाश रेंज पे है आंगसी ग्लेशियर। चलो आगे देखते हैं थोड़ा। सोरो ऑफ बिहार, कोसी को बोला जाता है। जो कोसी नदी होती है ना, उसे सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना रास्ता जो है ना, ऐसे घुमावदार, ऐसे करके जो घुमावदार जो रहती है, उसे बदलती रहती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पूरा फ्लड आता है, पूरा बहुत ज़्यादा बन्या आता है। यह अपना रास्ता बहुत चेंज करती है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर, और बहुत सारे फ्लड्स का कारण है। हिमालय से निकलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं? सोन कोसी, अरुण कोसी, तैमूर कोसी। और इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लिखा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमें मालूम होने चाहिए, इनका मीनिंग की ऐसा कुछ भी। दामोदर, दामोदर को क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र, इसे रेड रिवर भी बोलते हैं। क्यों? इसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लूनी नदी, जैसे पहले याद किया था, लूनी नदी ये सॉल्ट रिवर है। अरब सागर में पहुंचने से पहले रेन ऑफ कच्छ में सूख जाती है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो मीठा होता है, और जो निचली भाग में जो पानी होता है ना, वो नमकीन होता है। ये सॉल्ट रिवर है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसे। ये दक्षिण भारत में बहुत सारी जगह पानी देती है, जो कि सिंचाई के काम में आता है। डोआब, डोआब किसे बोलते हैं? दो नदियों के बीच की फर्टाइल जमीन। जैसे ये एक नदी आ गया, कि ये एक नदी आ गया, बीच में अगर कुछ कुछ जो जगह बनता है डोआब, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है ना, वही। डेल्टा, नदी के मुहाने पर बनने वाली ट्रायंगल लाइक जमीन। यहाँ नदियाँ अब कई डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है। डेल्टा,
एक ट्रायंगल जैसा एरिया होती है, इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, कि इधर से जहाँ से भी पानी आया, इधर जो बहुत सारा जमा हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, जो जैसे अभी एक रिवर आता है, तो रिवर सिर्फ पानी नहीं लाता, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। वो चीज़ें जो एक जगह पे जमा होती हैं ना, उधर से बनता है डेल्टा। चलो आगे देखते हैं। इस्टुआरी, नदी का बहुत चौड़ा मुहाना जहाँ समुद्री ज्वार का सॉल्ट वाटर और नदी का मीठा पानी मिलता है। ये चीज़ याद रखना, नर्मदा और तापी नदी, ये जो दोनों रिवर है ना, नर्मदा और तापी, ये दोनों इस्टुआरी बनाते हैं, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वारनद मुख भी बोलते हैं। हिमालयन रिवर्स को एंटीसेडेंट रिवर्स भी बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा हर साल चलती है, और सेकंड बात, ये बहुत पहले थी, मतलब बाकी नदी जो है ना उससे पहले आई थी, इसीलिए इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब पहले, बहुत पहले से। एंशिएंट, एंटीसीडेंट, थोड़ा सा तो क्लिक होना चाहिए भाई। चलो आगे देखते हैं। कर्क्यूमिनोइड्स, ये क्या चीज़ है? ये हल्दी में पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये चीज़ आया था। यूजेनोल, ये एक क्या है? ये एक एसेंशियल ऑयल है इमरजेंसी पेन रिलीफ के लिए। जैसे अभी दांत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, लौंग का तेल लगाते हैं, वही चीज़ है यूजेनोल। पिपरिन, प्यूजेंसी, तीखापन, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब पचने की शक्ति को ये बढ़ाता है। काली मिर्च से मिलता है, और ये खाने से छींक भी आती है। सिनेओल, ये किससे मिलता है? कार्डमम से। ये थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए आप लोग जब भी कार्डमम खाएंगे, इलायची खाएंगे, तो थोड़ा सा मीठा भी लगता है। ये चीज़ भी हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। हर्षास असेंबली, हर्षवर्धन, हर्ष डायनेस्टी, हर्षवर्धन 606 से लेके 647 तक, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब ये बौद्ध धर्म को मानता था। और इसके टोटल 2 असेंबली होते, पहला तो हुआ कन्नौज असेंबली, दूसरा हो गया प्रयाग असेंबली। और इनके टाइम ही ये आए थे ह्वेनसांग। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। कन्नौज असेंबली 643 BC में हुआ था। उनकी कैपिटल कन्नौज जो थी ना, वो हर्ष की कैपिटल थी, और ये अभी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है अभी। ह्वेनसांग को सम्मानित करने के लिए उन्होंने कन्नौज की असेंबली लगाया था। इसमें महायान बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। ह्वेनसांग ने अध्यक्षता की थी, और ये 21 दिन तक चला था। हर्ष ने गौतम बुद्ध की विशाल स्वर्ण प्रतिमा की शोभा यात्रा की थी। ठीक है, और ये तो हो गया कन्नौज असेंबली। ये किसके लिए हुआ था? ह्वेनसांग के लिए। ह्वेनसांग इंडिया आया था, उधर रहा था इंडिया में। भाई हम भी तो इंडियन ही है, हमारे इधर आया था, रहा था, तो इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो हर्षवर्धन थे ना, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए ही ये कन्नौज असेंबली बनाया गया। नहीं तो इनका नॉर्मल रहता है प्रयाग असेंबली, जो कि 5 साल में एक बार करते हैं। चलो वो भी थोड़ा देख लेते हैं प्रयाग असेंबली के बारे में। दान और धार्मिक कार्य के लिए ये 5 साल में एक बार करते थे। ह्वेनसांग ने 6ठी असेंबली में, देखो ये 5 साल में क्या करते हैं, जितना भी पैसा जमा करते हैं सबको ये लुटा देते हैं, दान धर्म कर देते हैं। और ह्वेनसांग जब कब आया था? जब छठ भी चल रहा था। 5 सालों की संचित संपत्ति को ये 5 अलग वर्गों में दान करते थे। कौन कौन से? बुद्ध में,
बुद्धवर्ग, सौनगढ़, सन सूर्य, शिवा, बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण और अन्य गरीब और नीडी लोगों के लिए। ये टोटल 5 लोग हैं कि 5 वर्ग के लोग हैं जिन्हें वो देती थी। समझे? ये थोड़ा याद रखना। ह्वेन-सांग के हिसाब से इन्होंने शाही कपड़े भी दान कर दिए थे और इन्होंने अपने बहन से जो पुराना कपड़ा लिया था उन्हें पहने थे। ह्वेन-सांग ने क्या बोला था? इन्होंने दान धर्म में अपना शाही कपड़ा दे दिया था। सेकंड बात, अपनी बहन से कपड़े मांग के पुराने कपड़े वो पहनी थी। और एक चीज क्या है, वल्लभी के राजा ध्रुवसेन सेकंड ने इसमें भागीदारी ली थी। किसमें? ये जो प्रयाग असेंबली हुआ था ना, इसमें ये राजा भी अटेंड किया था। कहाँ के? वल्लभी के राजा ध्रुवसेन सेकंड। ये चीज ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है सीजीएल में। प्राचीन भारत के प्रमुख विदेशी यात्री, इन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो ग्रीक एंड रोमन ट्रैवलर, इसमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहला है मेगास्थनीज, 302 से लेके 298 बीसीई तक। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे ये। इन्होंने बुक क्या लिखी? इंडिका, मौर्य डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र और 7 क्लासेस ऑफ इंडिया। ये चीज़ें उनकी बुक में अभी लिखित है। टोलेमी, ये 2nd CE में आए थे, 2nd सेंचुरी में, सातवाहन के काल में। इन्होंने बुक क्या लिखी थी? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इनमें इन्होंने क्या क्या लिखा है? पोर्ट्स और ज्योग्राफी के बारे में लिखा है। इंडिया के पोर्ट्स और ज्योग्राफी, जहाँ से माल जाना आना करता है, पोर्ट्स, बंदरगाह। चलो आगे देखते हैं। प्लिनी द एल्डर, ये 1st AD में आए थे। नेचुरालिस हिस्टोरिया नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। रोम और इंडिया के बीच जो ट्रेड डेफिसिट जो हुआ था, वही चीज़ को इन्होंने लिखा था। स्टारबो 1st CE में आए थे। इन्होंने ज्योग्राफी का एक बुक लिखा था। और एक अननोन ऑथर भी है, इसने क्या लिखा था? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेनियन सी। इसमें क्या चीज़ है? वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, रोम एंड इंडिया ट्रेड। हमारे इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न बंदरगाह वगैरह जो है, उसके बारे में लिखा है। सेकंड, रोम और इंडिया का जब ट्रेड होता था, वही चीज़ इसने लिखा है। अभी खाना खा के आया हूँ ना, इसीलिए। चलो देखते हैं आगे। चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर फा हियन, ये कब आए थे? 399 से लेके 414 CE तक। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम ये आए थे, विक्रमादित्य के टाइम पे। इनकी बुक कौन सी थी? फू कौ की। हाँ, एक चीज है जो कॉन्फ्यूज कर सकता है। फू कौ की, फा फू, फा हियन, फू कुओ, ये चीज से याद रख सकते हैं। FA फा, FU फू, फा फू, समझे? और एक बुक भी है, क्या नाम जो उसका थोड़ा याद नहीं आ रहा, सुकुओ की। हाँ, ये चीज देखो, CU की, ये चीज देखो, फू कुओ की, CU की, समझे? ये दोनों मतलब पूरा कंफ्यूज कर सकते हैं, समझे? थोड़ा सा ध्यान देना। फा फू, फा हियन, फू कुओ की, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, मतलब इनका जो बुक है ना, फू कुओ की, इसमें क्या चीज है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। गुप्ता टाइम और भारत के जो यात्रा जो थे, इन्होंने ये भी थोड़ा मोटा शायद वर्णन किया होगा। नोट, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था और पनिशमेंट माइल्ड थी। इन्होंने क्या चीज़ बताई है कि हम
ये जो गुप्ता पीरियड जो चल रहा था ना, विक्रमादित्य का टाइम, इसमें लॉ और ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पनिशमेंट थोड़ा सा कम था। फिर देखते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, चलो 630 से लेके 645 तक हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। इनकी बुक कौन सी थी? सी यू की, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट इत्सिंग, 671 से लेके 695 तक। ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन एंड प्रोडक्टिव इन इंडिया एंड द मलय आर्किपेलोगो, ये इनकी बुक का नाम था। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रोडक्टिव इन इंडिया एंड द मलय आर्किपेलोग, इत्सिंग ने लिखा था। और ये कहाँ कहाँ विजिट किए थे? नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम ट्रैवलर्स कौन कौन आए थे? अल-बिरूनी, ये 11th एडी में आए थे। मोहम्मद अब गजनी, इनके कॉन्टेम्पोरारी थे, मतलब समकालीन एक तरीके से। किताब उल हिंद इन्होंने लिखा था। तहकीक ए हिंद भी लिखा था इन्होंने। इंडियन साइंस, फिलोसॉफी और कल्चर का वर्णन किया है इसमें। फिर कौन? इब्न बतूता 14th एडी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। बुक कौन सा लिखा है? रिहाला, ये मोरक्को से आया था। एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी जज बन नियुक्त किया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, समझे? आगे देखते हैं। मार्को पोलो 13th एडी, पांड्य वंश, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। देखो, मार्को पोलो जो था वो इटली वेनिस से आया था, पांड्य वंश के टाइम में आया था 13th एडी में। इसका बुक द बुक ऑफ द सर मार्को पोलो, मार्को पोलो, ये दक्षिण भारत पांड्य वंश विजिट किया था और पियल मतलब मोती इंडस्ट्री की वर्णन की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि, फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, चकोतरा, ग्रेप फ्रूट्स और ग्रेप्स के लिए। इसका क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट, ड्राई समर, और ये शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ये जो क्लाइमेट है ना, हॉट और ड्राई समर, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। माइल्ड वेट, मतलब थोड़ा थोड़ा गीला भी रहता है विंटर्स में। पेड़ डोरमेंट अवस्था में होते हैं और ये इस टाइम पे पेड़ भी सो जाते हैं, शीतसुप्ति भी बोलते हैं। फेमस फॉर विटिकल्चर एंड ओरिकल्चर, फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ओलिव्स, अंजीर, आड़ू, खुबानी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेडिटेरियन रीजन में कौन कौन से आते हैं? साउथ यूरोप, जैसे स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया एंड यूएसए, फेमस फॉर ग्रेप्स। साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा जगह है? मध्य चिली, ये भी एक जगह ही है। साउथ वेस्ट एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका, सवाना रीजन, सवाना डेजर्ट, मेज, मकई और मिलेट्स, बाजरा के लिए ये फेमस है। सरगम,
क्या लिखा है जो ज्वार, कैश क्रॉप्स, कोकोआ, कॉफी। देखो अफ्रीका में टोटल दो तरीके के होते हैं। साभाना रीजन में, यहाँ साभाना और कैश क्रॉप, ये दो टाइप का होते हैं खास करके। साभाना में क्या क्या होता है, मैच और मिलिट्स। और कैश क्रॉप्स में क्या क्या आता है, कोकोआ और कॉफ़ी। ये जो कैश क्रॉप्स है ना, खास करके केनिया एंड इथियोपिया में ज़्यादा मिलते हैं, और इधर ग्राउंड नट्स भी मिलते हैं, मूंगफली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वाटोरियल रीजन, विषुववृत्तीय क्षेत्र, विषुववृत्तीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास, लाइक अमेजन बेसिन, कैंगो बेसिन, नहीं कॉन्गो बेसिन, हाई एंड वेट क्लाइमेट ऑल ऑफ द ईयर, ऑल्सो नोन फॉर रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेरिका। भाई यार ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, और मैं खुद भी इतना नहीं समझा हूँ जो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। ये सिर्फ रिवीजन के लिए, थोड़ा देखने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ, और ख़ास करके खुद के लिए। जब फ्री टाइम होता है तो थोड़ा देख लो, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो देख लो बोल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरिबियन रीजन, कैरिबियन सागर और उसके आसपास के इजलैंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ह्यूरिकेन से प्रभावित रहते हैं। फ्रूट्स लाइक शुगर केन, बनाना और पाइनएप्पल इधर ज़्यादा होता है। और अभी आते हैं इंडियन मॉनसून के ऊपर। खास करके मॉनसून कैसे करके स्टार्ट होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना इंडिया में, तो जो बीच का जो एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बीच का एरिया गर्म हुआ तो इधर का जितना भी हवा है वो ऊपर उठ जाएगा पूरा। तो फिर क्या होगा, जो आसपास के जो ठंडी हवा रहते हैं ना, इधर से इधर से इधर से सभी ओर से, तो ये बीच में आती है। और जो हमारी जो धरती है वो तो गोल 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 घूम रही है, तो एक सीधी डायरेक्शन में तो नहीं आएगी, समझिए। तो घूम फिर के जो आती है तो वो आके पहाड़ से टकराती है, और जब पहाड़ से टकराती है बादल, तो उधर से रेनफॉल होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। मई और जून में क्या होता है, थार डेजर्ट में लो प्रेशर क्रिएट होता है। थार और नॉर्थ इंडिया में खास करके गर्मी के चलते हवा आना स्टार्ट करता है। हवा मतलब क्या, जो हाई प्रेशर की जो एरिया है ना, जैसे अभी ये पूरा हो गया हमारा, इधर गर्मी है तो हवा यहाँ से अगर हाई है और यहाँ अगर लो है तो हाई से लो की ओर तो बढ़ेगी ना, वही चीज़ हवा आने लगती है। केरल के आसपास से आती है स्टार्टिंग से। ठीक है, हाथ थोड़ा दुखने लगा भाई, ऑलरेडी 28 मिनट हो चुका। चलो आगे देखते हैं। जून और सितंबर के टाइम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल देता है ये। और फिर लास्ट में सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, ये रिट्रीट करता है, मतलब रिटर्न जाता है। और रिटर्न जाते जाते क्या करता है, ये हमारा जो तमिलनाडु का जो कुछ कुछ कोस्टल एरिया रहता है ना, उधर पानी दे के जाता है। इसका पूरा प्रोसेस है, अभी दिखाता हूँ। यह दिल्ली सल्तनत का लिखना स्टार्ट किया है। गुल खिला तो संयम लो, ये बाद में दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया करके ये बनाया हूँ। चलो प्रोसेस देख लो। स्टार्टिंग क्या, अप्रैल मई के टाइम में नॉर्थ इंडिया गर्म होता है, और थार भी गर्म होकर इन दोनों जगह पे लो प्रेशर बनता है। फिर क्या, ओशियन की बारी। ओशियन में क्या होता है, इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इधर से हवा आती है और ये घूम घूम के आती है। क्यों, क्योंकि धरती भी तो घूम रही है ना, इसीलिए। इसे क्या बोलते हैं, कोरियोलिसिस फोर्सेस बोलते हैं इसे। और हम ये जो मॉनसून होता है ना, उसे साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, वेस्टर्न घाट में पहाड़ रोक लेती है क्लाउड को, तो उधर बारिश होती है। फिर ये स्टार्टिंग कहाँ से करती है, केरला, कोंकण,
गोवा, इन जगह पे ये हैवी रेन करता है और इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। फिर आगे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल होता है। आसाम, मेघालय, चेरापूंजी, मिजोरम, इस जगह पे भी होता है, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल से जो आ रही है ना हवा, तो इधर बारिश करती है और इसमें गंगा से भी पानी आता है। मेरे कहने का मतलब गंगा में भी इससे पानी आता है, ये जो रेनफॉल जो होता है इससे। और ये कहाँ कहाँ पे जाता है, गंगा प्लेन्स, बिहार, दिल्ली और पंजाब में ये पड़ता है पानी। ये पानी पड़ा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। आगे क्या होता है, कहानी में आता है ट्विस्ट, देख लो भाई। वेस्ट जेट स्ट्रीम, मतलब जो इधर से जो स्ट्रीम जो आता है ना वेस्ट साइड से, वो हिमालय की तरफ जाने लगती है। लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम जो जाती है उसके कारण क्या होता है, मॉनसून और ज़्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और कभी कभी इसमें ब्रेक्स आती हैं, बीच बीच में बारिश भी रुकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रहता है पूरा। एक दिन दो दिन बारिश नहीं होता, महीनों तक ये बारिश देता है रुक रुक के। फिर कहानी में आगे क्या होता है, पलटी। अभी बारिश हो गया, सितंबर महीना तक बहुत अच्छे से बारिश हो गया। फिर अभी सितंबर के आसपास क्या होता है, ठंडी बढ़ने लगती है थोड़ा थोड़ा करके। हमारा जो बीच का एरिया है इंडिया का, ये ठंडा होने लगा तो इसमें हाई प्रेशर बनेगा। लेकिन ये जो साइड में जो है ना सागर, ओशियन, इधर लो प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म होता है। तो हमारे इंडिया जो बीच में जो हाई प्रेशर है जाएगी रिटर्न। तो फिर क्या होता है, सितंबर के टाइम लैंड ठंडा होता है, मॉनसून रिट्रीट करने लगता है। अक्टूबर नवंबर के पास तमिलनाडु कोस्ट में पानी मिलता है। इसका मतलब क्या, अभी जो बीच का जो है इधर से जाएगा, लेकिन ये जाते जाते टाइम तमिलनाडु के एरिया में, कोस्टल एरिया में पानी दे के जाता है, बारिश करके जाता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना। बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रही बात अगर कहीं कहीं पे अगर गलती होता है तो थोड़ा बता देना भाई, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और सिर्फ रिवीजन के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।